भारत का 2025 का केंद्रीय बजट, जो चौंका देने वाली राशि 50 लाख करोड़ रुपए का है, देश द्वारा किए गए सबसे बड़े वित्तीय प्रयोगों में से एक है, जबकि बजट आर्थिक रोडमैप के रूप में काम करता है। इसलिए इस वर्ष की वित्तीय योजना इसके रणनीतिक उद्देश्य और क्रियान्वयन से जुड़े कई सवाल उठाती है। मुख्य आंकड़ों और सतही स्तर की छानबीन से परे बजट की गहराई से जांच करने पर गलत प्राथमिकताओं, अप्रभावी वित्तीय आवंटन और छूटे अवसरों की चिंताजनक तस्वीर सामने आती है। आइए समग्र स्थिति पर विचार करें। बहीखाते से परे एक बजट, राष्ट्रीय बजट, केवल सरकारी खातों को संतुलित करने वाला बहीखाता नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक दस्तावेज है जो देश की आर्थिक दृष्टि और सामाजिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है। इसलिए भारत के बजट को आदर्श रूप से सतत आर्थिक विकास, नवाचार और सामाजिक स्थिरता के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। हालांकि वर्तमान वित्तीय रणनीति में ये व्यापक दृष्टिकोण गायब दिखता है। ये बजट देश के सामाजिक ताने बाने और अंतर्राष्ट्रीय धारणा से गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये भारत की सॉफ्ट पावर को दर्शाता है, जो घरेलू शांति और वैश्विक निवेशकों के विश्वास को प्रभावित करता है। फिर भी आर्थिक समावेशिता और दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने के बजाय 2025 का बजट अल्पकालिक राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता देता प्रतीत होता है, जबकि महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधारों की उपेक्षा की गई है। विदेशी निवेशकों का विश्वास कम होता जा रहा है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI में गिरावट चिंताजनक तस्वीर पेश करती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की अनिच्छा कोई अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि ये नीतिगत अनिश्चितता, विनियामक बाधाओं और शासन की अक्षमताओं के बारे में व्यापक चिंताओं को दर्शाती है। इसका परिणाम ये है कि भारत से अधिक स्थिर अर्थव्यवस्थाओं की ओर पूंजी का पलायन बढ़ती बेचैनी को रेखांकित करता है। यहाँ तक कि घरेलू निवेशक भी विदेशों में सुरक्षित निवेश स्थलों की तलाश कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण भारत के शीर्ष उद्योगपतियों का पलायन है, जिसमें मुकेश अंबानी भी शामिल है, जिन्होंने अपने वैकल्पिक पारिवारिक ठिकानों को देश से बाहर स्थानांतरित कर दिया है। ये एक गहरे प्रणालीगत मुद्दे को दर्शाता है, क्योंकि यदि भारत के अपने व्यापारिक नेता इसके आर्थिक भविष्य को लेकर झिझक रहे हैं, तो वैश्विक निवेशकों को इससे अलग क्यों महसूस करना चाहिए? दुर्भाग्यवश बजट इन चिंताओं को दूर करने के लिए कुछ नहीं करता है, बल्कि निवेशकों का विश्वास बढ़ाने या कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए ठोस उपाय पेश करने में विफल रहता है। पारदर्शिता की कमी, एक जनगणना जो कभी नहीं हुई। सटीक डेटा प्रभावी नीति निर्माण का आधार है, लेकिन 2021 की जनगणना आयोजित करने में भारत की लगातार देरी पारदर्शिता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर चिंताएं पैदा करती है। मूल रूप से कोविड-19 के कारण स्थगित की गई जनगणना 2022 या अधिक से अधिक 2023 में आयोजित की जानी चाहिए थी। तथापि जैसे जैसे हम 2025 में प्रवेश कर रहे हैं, इस महत्वपूर्ण अभ्यास के लिए अभी भी कोई आधिकारिक समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसका परिणाम ये है कि अपडेट किए गए जनसांख्यिकीय और आर्थिक आंकड़ों के बिना सरकार ये कैसे सुनिश्चित कर सकती है कि बजट का आवंटन सटीक रूप से विशेष वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर किया गया है। विश्वसनीय आंकड़ों की कमी से वित्तीय नियोजन की प्रभावशीलता कम हो जाती है, जिससे नीति निर्माताओं को आंखों पर पट्टी बांधकर चलना पड़ता है। इसलिए यदि विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तो हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आर्थिक लाभ समाज के सही वर्गों तक पहुँचे? असल में फायदा किसको? मध्यम वर्ग के साथ धोखा। बजट में मध्यम वर्ग के उत्थान का दावा किया गया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। मध्यम वर्ग एक अस्पष्ट शब्द है, जो भूगोल और आय के स्तर के आधार पर बहुत भिन्न होता है। देश की 140 करोड़ की आबादी में से केवल 9.5 करोड़ भारतीय ही आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, जबकि उनमें से 6 करोड़ लोग शून्य कर योग्य आय घोषित करते हैं, जिससे कर का दायरा चिंताजनक रूप से संकीर्ण बना हुआ है। सरकार ने 2 करोड़ करदाताओं को सालाना लगभग 70,000 रुपए की कर राहत देने का वादा किया है। हालांकि इस राशि से कोई खास आर्थिक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या अतिरिक्त 70,000 रुपए वास्तव में खर्च करने के पैटर्न को बदल देंगे या सार्थक तरीके से उपभोग को बढ़ावा देंगे? इसका उत्तर संदिग्ध है। इसके बजाय एक छोटे से वर्ग को सतही राहत प्रदान करने के बजाय सरकार वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को तर्कसंगत बनाने जैसे व्यापक राजकोषीय सुधारों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। अप्रयुक्त धनराशि
यानी अनयूटिलाइज्ड फंड्स, सरकारी खर्च का भ्रम। बजट विश्लेषण से सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि सरकारी योजनाओं के लिए आवंटित धन का बहुत बड़ा हिस्सा अप्रयुक्त रह गया है। उदाहरण के लिए घोषित 105 योजनाओं में से लगभग 70 से 80% धन साल दर साल खर्च नहीं हो पाता। यहाँ तक कि स्वच्छ भारत और राष्ट्रीय ग्रामीण जल जीवन मिशन जैसे प्रमुख कार्यक्रमों में भी क्रमशः केवल 50% और 30% धनराशि का उपयोग ही हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब धनराशि कागजों पर आवंटित कर दी जाती है लेकिन वास्तव में खर्च नहीं की जाती। नए भारत का विरोधाभास। अंततः ये बजट भारत की आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं में एक दिलचस्प विरोधाभास को जन्म देता है। उदाहरण के लिए सरकार 50% से अधिक आबादी को मुफ्त राशन उपलब्ध कराती है, जबकि वह विदेशी कंपनियों को प्रीमियम पालतू भोजन और कुत्तों व बिल्लियों की लग्जरी नस्लों के आयात और बिक्री की अनुमति देती है। इस विरोधाभास से भारत के आर्थिक व्यवहार में गहरी विसंगति स्पष्ट होती है। तो आखिर में निष्कर्ष ये निकलता है कि ये बजट अपने लक्ष्य से चूक गया है, क्योंकि एक राष्ट्रीय बजट का आधार सतत आर्थिक विकास, धन के समान वितरण और रणनीतिक राष्ट्रीय विकास के लिए मार्गदर्शक बल के रूप में काम करने वाला होना चाहिए। दुर्भाग्यवश भारत का बजट 2025 इन सभी मोर्चों पर कमजोर साबित होता दिख रहा है। इसीलिए यदि भारत को वास्तव में एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरना है तो इसकी राजकोषीय नीतियां डेटा संचालित निर्णय लेने, कुशल संसाधन आवंटन और दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों पर आधारित होनी चाहिए, वरना तब तक नए भारत का विजन वास्तविकता के बजाय सिर्फ एक विजन ही रहेगा। तो ये था एक्सपर्ट एक्स का एक और संस्करण। ऐसे अन्य विषयों के लिए हमसे आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।